तो लास्ट लेसन में हमने PHP नंबर्स तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं PHP कास्टिंग से। ये भी हम एक दो दफ़ा पहले देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। Sometimes you need to change a variable from one data type into another, and sometimes you want a variable to have a specific data type. This can be done with casting. Casting in PHP is done with these statements. हम नीचे एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से PHP का टैग स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, प्री ये नया HTML टैग आपने देखा होगा। ये क्या करता है इसको हम देख लेते हैं। HTML प्री टैग, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अच्छा, उसमें ये होता है कि जिस तरह भी हमने टेक्स्ट डाला हुआ है ना, ये देखें, टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट एंड इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। ये आप देखें किस तरह आ रहा है, ठीक है, प्री के टैग के अंदर। अगर मैं इसको प्री का ये एलिमेंट हटा देता हूँ तो अब क्या होगा, इसी तरह आएगा? नहीं, देखा ना, हिस्सा नहीं आया। उसने सीधा सीधा टेक्स्ट जो है इसने मतलब कि स्पेसेस भी इग्नोर करनी, न्यू लाइंस भी इग्नोर करनी। न्यू लाइंस के लिए हम BR टैग यूज़ करते थे, तो वो नहीं है। तो उसने जिस तरह मतलब जो टेक्स्ट है उसने बिल्कुल वही उसी तरह लिख दिया विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया, बस सीधा सीधा एक लाइन में जो है टेक्स्ट जो है नॉर्मल उसने लिख दिया। लेकिन हम प्री टैग अगर डालते हैं तो जिस तरह भी हम इस प्री एलिमेंट के अंदर हम जिस तरह भी ये लिखेंगे ना टेक्स्ट, उसी तरह आएगा। ये देखें, तो टेक्स्ट इन प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, मतलब एक ही तरह का फॉन्ट होगा। और इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, मतलब जिस तरह भी हम ये टेक्स्ट इसमें अंदर लिखेंगे, जितनी भी लाइन ब्रेक्स हम दे रहे हैं, जितनी भी स्पेसेस दे रहे हैं, वो सारी शो होंगी। लेकिन ये टैग हम हटा देते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, और कोई हमने BR टैग नहीं डाला, कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, तो इस एक ही लाइन में ये पूरा टेक्स्ट आ रहा होगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी इसकी। बस इसका ये यूज़ होता है। तो यहाँ से फिर PHP का टैग जो है ये इसलिए इन्होंने यूज़ किया कि यहाँ पे आप देखें ना, वॉर डम कराया, BR का टैग नहीं डाला, ठीक है। अगर ये हम हटा दें तो ये देखें कितना अजीब सा आएगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, तो ये अब रिजल्ट देखें किस तरह आया, ठीक है, एक ही लाइन में, क्योंकि यहाँ पे हमने BR टैग्स नहीं डाले थे। तो उसको मैं अब फिर से प्री एलिमेंट में डालता हूँ, तो अब ये फिर से उसी तरह आ गए जिस तरह जिस तरह इसको मतलब कि जिस फॉर्मेट में हमने इसको मतलब शो करना था एग्जैक्टली विदाउट यूजिंग एनी HTML टैग, तो अब उसी तरह हमें शो हो गया। Noted when casting a boolean into a string it gets the value 1, and when casting null into string it is converted into an empty string। अच्छा, इसको हम देखते हैं। अभी पहले a इज इक्वल टू 5, ये हमारा इंटीजर है। b इज इक्वल टू 5.34, ये हमारा फ्लोट है। c इज इक्वल टू हेलो, ये हमारा स्ट्रिंग है। d इज इक्वल टू ट्रू, ये बूलियन है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू बूलियन होती है। और e इज इक्वल टू नल, नल मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, $a जो इंटीजर था इसको स्ट्रिंग में जो है कास्ट कर लिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। और $a की वैल्यू भी अब, और जो भी मतलब कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने $a को वो नई वैल्यू असाइन कर दी, मतलब $a पहले इंटीजर था, अब वो स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे हम इसको वॉर अंडरस्कोर डम कराते हैं तो यहाँ पे दिखाते हैं कि स्ट्रिंग है, एक ही करेक्टर है और वो हमारा 5 है। फिर इसी तरह $b है, इसमें भी हमने $b को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसकी वैल्यू हमने $b में ही सेव करवाई। मतलब पहले इसकी वैल्यू फ्लोट थी, अब उसकी फिर से स्ट्रिंग, अब उसकी स्ट्रिंग हो गई है। फिर जब वॉर अंडरस्कोर डंप किया तो उसने यहाँ पे शो कर दिया कि स्ट्रिंग वैल्यू इसकी, इसमें 4 करेक्टर्स हैं, 5.34 4 हो गए ना, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है।
फिर वार अंडरस्कोर डंप्स $C क्या है, वो स्ट्रिंग है, तो उसको हम स्ट्रिंग में ही कर रहे हैं, तो कोई मतलब डिफरेंस नहीं आया वैसे तो। वार अंडरस्कोर डंप हमने किया, तो वही उसने बताया कि स्ट्रिंग है और 5 कैरेक्टर्स हैं और हेलो उसमें वैल्यू है। फिर वार अंडरस्कोर डंप हमने $D किया, $D इज इक्वल टू ट्रू है, इसको भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग किया। तो यहाँ पे इसने बताया कि जब बूलियन वैल्यू को स्ट्रिंग करते हैं तो 1 होता है, मतलब कि ट्रू को हमने जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया $D को, तो अब $D की वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में 1 है। और जब ये कह रहा है कास्टिंग नल इनटू स्ट्रिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब पहले नल मतलब कुछ भी नहीं था, अब एम्प्टी स्ट्रिंग है लेकिन मतलब वैल्यू है, मतलब कि नल में तो आप यूँ समझ लें कि कोई वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल मतलब ब्लैंक है, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, नल से वो डिफरेंट होती है। नल में तो आप यूँ समझ लें कि बिल्कुल खाली है, लेकिन एम्प्टी जो है ना एटलीस्ट उसमें कुछ वैल्यू है, वो कुछ स्पेस ले रही है। इसको मैं यहाँ पे ना सर्च करके हम देख लेते हैं, नल वर्सेस क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग कर लेते हैं, तो देखें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कोई आती है, PHP a variable is null if it has no value and points to nowhere in memory, मतलब मेमोरी में वो जो हमारी रैम होती है, ठीक है, मेमोरी होती है ना रैम, तो उसमें कोई स्पेस नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन एम्प्टी जो है, empty string is a string instant of zero length, however null has no value at all, we can इसमें मैं ये ओपन कर लेता हूँ, तो बेसिकली नल आप यूँ समझ लें कि पॉइंट्स टू नो वेयर इन मेमोरी, मतलब मेमोरी में जो है वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, मेमोरी में रैम में उसकी आप यूँ समझ लें कि कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, कोई उसको मतलब रैम में कोई जगह नहीं दी गई क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन एम्प्टी जो है उस वो एम्प्टी है लेकिन वैल्यू है उसकी, रैम में वो कहीं मतलब कि उसकी वैल्यू कहीं पे मेमोरी में पड़ी हुई है। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि नल की कोई मतलब कि वैल्यू नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट, लेकिन ब्लैंक जो है, ये जो ब्लैंक है ये एग्जिस्ट करती है, इसकी मेमोरी में एक लोकेशन है कि इस लोकेशन पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, एम्प्टी वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन नल की कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है। ये जब आगे प्रोग्राम से बड़े बनाएंगे ना उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। और इसमें अगर और प्रॉपर कोई डेफिनेशन, चले यहाँ तक काफ़ी है कि नल जो है वो कहीं मेमोरी में इसकी जो है प्लेस नहीं है, और एम्प्टी स्ट्रिंग है उसकी मेमोरी में आप समझ लें कि एक प्लेस जो है उसको दी गई है कि ये आपकी प्लेस है, यहाँ पे आप अपनी एम्प्टी वैल्यू रख सकते हैं जिसको आप बाद में जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। और नल को कोई जगह नहीं दी गई, उन्होंने कहा कि भाई आपकी कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, आप अभी चले जाएं। अच्छा, नोट दैट व्हेन कास्टिंग अ बूलियन इनटू अ स्ट्रिंग इट गेट्स द वैल्यू 1, मतलब बूलियन को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उसको स्ट्रिंग में वो 1 हो जाता है, और नल को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो एम्प्टी हो जाता है। बस ये आपको याद रखना, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ लिया। अच्छा हम नीचे आते हैं, अच्छा यहाँ पे तो हम स्ट्रिंग में सबको कास्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम नीचे हम इंटीजर में करते हैं सबको कास्ट। $A is equal to 5, $B is equal to 5.34, $C is equal to 25 किलोमीटर्स, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, ये नल वैल्यू है। अच्छा जी, $A को इंटीजर में कन्वर्ट किया हमने तो क्या आया, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट, और इंटीजर ही इसकी डेटा टाइप होगी, उसमें वैल्यू होगी 5, ठीक है, ये 5। फ्लोट को जब हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो फ्लोट में ज़्यादा इंटीजर में ज़्यादा हम डेसिमल पॉइंट्स नहीं आता, तो हमने तो वो क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा और खाली जो इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो $B में फ्लोट थी, इसको उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया, और जो वैल्यू आई इसको उसने $B में फिर से डाला, और यहाँ पे वार अंडरस्कोर डंप जब उसने $B किया तो ये वैल्यू आ गई।
अच्छा यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है 25 किलोमीटर्स लिखा हुआ, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग को भी इसने यहाँ पे $C ने यहाँ पे जब इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो उसने सिर्फ ये 25 रखा क्योंकि इंटीजर है, ये बाकी रिमूव कर दिया, ठीक है। ये बाकी रिमूव कर दिया, सिर्फ 25 रखा। और जब वॉर अंडरस्कोर डंप किया हमने तो उसने सिर्फ 25 ही शो किया। अच्छा लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी 25 है, लेकिन एंड में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है ना तो फिर वो 0 दिखाता है। वो इसलिए कि वो सिर्फ शुरू में देखता है कि ये यहाँ पे इसने बताया भी है कि नोट दैट व्हेन कास्टिंग ए स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विथ अ नंबर द इंटीजर फंक्शन यूजेस दैट नंबर, इफ इट डज नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर द इंटीजर फंक्शन कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अ नंबर 0, ठीक है। इसने बता दिया कि अगर स्टार्ट नंबर से होता है तो नंबर शो हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर शो नहीं आता और शुरू में मतलब नंबर नहीं आता, बेशक आखिर में है कहीं पे भी है, लेकिन अगर शुरू में नंबर नहीं आता तो उसको फिर वो 0 में कन्वर्ट कर देता है, जो उसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है स्ट्रिंग, यहाँ पे भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे भी जब इसने कन्वर्ट किया तो 0 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ये ट्रू है, जब ट्रू को इसने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 1, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह कि जब बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू 1 आ रही है, तो इंटीजर में भी जब बूलियन को हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में तो वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा इसको मैं अगर फॉल्स कर देता हूँ तो क्या होता है? अच्छा फॉल्स में इसने 0 दिखा दिया, क्योंकि इंटीजर में ट्रू जो होता है वो 1 होता है और फॉल्स जो होता है वो 0 होता है। अच्छा मैं स्ट्रिंग में भी ये करके देखता हूँ, एक मिनट। स्ट्रिंग में यहाँ पे ट्रू था ना, तो इसको अगर मैं फॉल्स करूँ तो फिर क्या होता है? यहाँ पे भी 0 देगा वो, हाँ यहाँ पे भी इसने 0 दिया, ठीक है। तो यूं है कि स्ट्रिंग में ट्रू जो होती है, ट्रू इसको आप 1 समझ लें कि ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रू है, तो इसने वॉर्ड डंप जब किया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तो ट्रू की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, और अगर हम उसमें फॉल्स करते हैं तो फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये रहा हमारा इंटीजर, ठीक है। ट्रू 1 फॉल्स 0। इसको मैं फिर से करता हूँ, इसको फॉल्स किया था मैंने तो 0 हो गई थी, इसको अभी मैं फिर से ट्रू करता हूँ तो $F जो है ये हमारा सेकंड लास्ट, ये अब इंटीजर है और उसकी वैल्यू 1 है। और फिर नल करते हैं तो नल जो है वो इंटीजर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करते हैं तो ब्लैंक वो जो वैल्यू आती है एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, एम्प्टी वैल्यू आती है। और जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो एम्प्टी होता है, लेकिन उसमें वो 0 शो करता है, ठीक है। इंटीजर में तो 0 शो करेगा ना, वो एम्प्टी स्ट्रिंग तो शो नहीं करेगा। तो स्ट्रिंग में जब हम नल को करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, और इंटीजर जब बूलियन को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये याद रखिएगा। अच्छा तो ये हमने इंटीजर भी देख लिया, अब हम नीचे आते हैं फ्लोट पे। अच्छा जी वही वेरिएबल्स हैं, $A=5, इसको फ्लोट में किया तो सेम वही वैल्यू है, ठीक है 5। और जो $B को जब फ्लोट में किया तो ये भी फ्लोट ही वैल्यू है, तो ये भी 5.34। अच्छा यहाँ पे 25 किलोमीटर स्ट्रिंग है, इसको भी फ्लोट में किया क्योंकि यहाँ पे नंबर है तो वो नंबर उसने शो कर रहा है 25, बिल्कुल ये इंटीजर की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। कास्टिंग इसकी, ठीक है। यहाँ पे भी किलोमीटर 25 था, तो क्योंकि शुरू में नंबर नहीं था तो उसने इसको भी जो है वो 0 कर दिया। अच्छा यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग है, इसमें भी नंबर नहीं है तो इसको भी इसने 0 कर दिया। ट्रू का हमें पता है कि ट्रू इज इक्वल टू 1 होता है, फॉल्स इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे ट्रू है तो उसको जब कास्ट किया फ्लोट में ट्रू था तो 1 आ गई वैल्यू। और नल हमें पता है नल की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको हमने फ्लोट पे जब इंटीजर में करेंगे तो जो है वो 0 इसकी वैल्यू आ जाती है। नोट दैट व्हेन कास्टिंग अ स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद अ नंबर दैट फ्लोट, वही जिस तरह इंटीजर का था उसी तरह ये, तो फ्लोट फंक्शन यूजेस दैट नंबर, if it does not start with a number the float function convert strings into the number 0।
ठीक है, स्टार्ट में नंबर आता है तो वो नंबर आपको दिखाएगा जब आप फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे या इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्टार्ट में नंबर नहीं होगा तो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 0 होगा, फ्लोट में भी कन्वर्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो फ्लोट इंटीजर तकरीबन एक जैसे ही है कास्टिंग में। अच्छा, बूलियन, ये थोड़ा सा मज़ेदार होगा। अच्छा, बूलियन हमें पता है अगर वैल्यू है कोई 1 से अबव है तो वो मतलब ट्रू है, अगर 1 मतलब 0 है तो वो फॉल्स है। इसको देख लेते हैं। अब a इक्वल टू 5 है, ठीक है, इसको उसने बूलियन में किया तो वो ट्रू है, ठीक है, मतलब कोई वैल्यू है तो ट्रू है ना। 5.34 इसको भी बूलियन में किया तो ऑब्वियसली कुछ वैल्यू है, कुछ मतलब के मौजूद है तो वो ट्रू है। यहाँ पे 0 है, मतलब 0 मतलब कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, ठीक है, नो वैल्यू, तो उसको जब हम बूलियन में करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी। -1 ये भी वैल्यू है, ठीक है, इस यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। इफ अ वैल्यू इज 0 नल false or empty, the bool converts it into false, otherwise true, even -1 converts to true। मतलब अगर 0 है, नल है, या एम्प्टी है, मतलब या फॉल्स है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू हम नहीं दे रहे, नल दिया हुआ है या फॉल्स दिया हुआ है या हमने 0 दिया हुआ है या एम्प्टी दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो उसको फॉल्स ही दिखाएगा। ये -1 है लेकिन वैल्यू है, ठीक है, तो इसको भी इसने ट्रू दिखा दिया। 0.1 ये भी वैल्यू है, इसको भी इसने ट्रू दिखा दिया। हेलो, ये भी वैल्यू है, इसने ट्रू दिखा दिया। एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई वैल्यू नहीं है इसमें, एम्प्टी है ना, कुछ है ही नहीं, तो उसने फॉल्स दिखा दिया। ट्रू है, और भी ट्रू इज इक्वल टू 1 तो वो वैल्यू है, वो भी ट्रू दिखा दिया। नल है, कोई मतलब वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, तो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो फॉल्स हो गया, तो ये बूलियन हो गया। अच्छा, एरे, एरे हमने थोड़ा सा ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ अभी करवाएं इसको नहीं करवाएं, मैं कहा थोड़ा सा अभी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एरे का जब नीचे आएंगे ना उसमें फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसको। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लासेस पी अभी थोड़ी सी कास्ट टू नल। अच्छा, ये देख लेते हैं। अच्छा जी, a इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये 5 है ना, इसको हमें नल में कन्वर्ट करना है। नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो नल में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम लिखते हैं अनसेट, बस, और कुछ नहीं कटा के, भाई इसको अनसेट कर दो, ठीक है, इसको खाली कर दो, एम्प्टी कर दो, उसको निकाल दो बाहर मेमोरी से, ठीक है, घर से निकाल दो उसे बाहर, ठीक है, तो इसको अनसेट कर दिया आपने, बस हमने अनसेट ही करना होता है, ठीक है, जो भी वैल्यू उसको हम अनसेट करेंगे तो वो नल हो जाएगी, ये देख लें, ठीक है, मतलब अब इसकी कोई मतलब कोई जगह ही नहीं है, मेमोरी में ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये नल हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा मैथ्स की तरफ। मैथ्स जो हम में से बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती, और लोग काफ़ी पूछते हैं अगर मुझे मैथ्स नहीं आती तो मैं क्या प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। इतनी आपको मैथ्स मतलब खुद तो फॉर्मूले नहीं लिखने होंगे, ऑलरेडी फंक्शंस बने होते हैं, तो आपको उससे वही थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन थोड़ी बहुत बिल्कुल चाहिए होती है। अब देख लेते हैं इसमें। PHP has a set of math functions that allows you to perform mathematical tasks on numbers। पाई फंक्शन, पाई हमने पढ़ा था ना, क्या पाई पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, ये इसकी साइन होती थी, अगर आपको याद हो, हमने मैथ्स में पढ़ा था, वैसे याद नहीं है मुझे क्यों पढ़ा था पाई, मतलब बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या इसका मतलब क्या होता है। खैर, द पाई फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, तो कुछ नहीं किया उसने, पाई का ये फंक्शन है, ठीक है, उसका नाम है, ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है जो हम फंक्शन में यूज करते हैं, और उसने एको कर दिया, ठीक है, उसने एको कर दिया ब्रैकेट्स में, और उसने इसकी वैल्यू सिर्फ प्रिंट कर दी, बस। अच्छा, मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शंस। द मिनिमम मिन एंड मैक्स फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू फाइंड द लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मिन फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये कनकैटिनेट ऑपरेटर, और उसके बाद उसने br का टैग दिया हुआ है ताकि
अगला जो भी एको हो या प्रिंट हो वो न्यू लाइन पे है। ठीक है, देखिए न्यू लाइन पे आ गया। तो ये क्या कर रहा है, इसमें हमने पैरामीटर्स दिए हैं या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। ठीक है, 0 दे दिया, 150, 30, 20, -8, -200। यहाँ पे हमें ये मालूम करना है कि सबसे कम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। मिनिमम तो ये है -200। ठीक है, माइनस में है। ठीक है, तो सबसे कम यही होगा, तो ये -200 मिनिमम है। नीचे हम चेक करें कि मैक्सिमम कौन सा है, 0, 150, 30, 20, -10, -200। एक तो ये प्लस में है और ये सबसे बड़ा ये तो ये 150, ये हमारा मैक्सिमम है। बस इसमें हमें ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है नंबर्स जब हमें फाइंड करने होते हैं तो हम ये दो फंक्शन यूज करते हैं, मिनिमम, मिन और मैक्स। एब्सोल्यूट फंक्शन, एन एब्सोल्यूट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर। बेसिकली क्या करता है, अगर नेगेटिव वैल्यू है, माइनस साइन आ रही है, तो वो माइनस साइन बस रिमूव कर देगा और आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये देखिए सबसे माइनस साइन रिमूव कर दी और मुझे पॉजिटिव नंबर दे दिया। तो एब्सोल्यूट का ये मतलब होता है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट, ये भी हमने जरूर मैथ्स में पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, एको कर रहा है, SQRT का फंक्शन है। ठीक है, इसमें वैल्यू उसने दे दी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आगे कंकेटिनेट ऑपरेटर है, फिर BR का टैग है, जाके न्यू लाइन पे जो है वो चीज़ें जो नेक्स्ट आ रही हैं वो प्रिंट हो। स्क्वायर रूट 64 है, वो 8 है, 0 का स्क्वायर रूट 0 है, 1 का 1 है और 9 का 3 है। तो हमें खुद से मतलब कि वो नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पूरा। अगर स्क्वायर रूट किसी नंबर का हमें निकालना है तो वो PHP में ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए। राउंड फंक्शन, अच्छा, राउंड फंक्शन राउंड्स द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ये भी हमने मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, कि 0.5 ये मतलब 5 या उससे ऊपर होता है तो उसको हम राउंड कर देते हैं नियरेस्ट, मतलब कि जैसे कि 0.5 है तो उसको हम 1 कर देते हैं, 0.49 है तो उसको हम नीचे लेके आते हैं, 0 कर देते हैं। इसको ये आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, 0.6 है। ठीक है, तो ये 1 के करीब है। ठीक है, 1 के करीब है तो उसने इसको राउंड कर दिया 1। और 0.5 है, मतलब 0.5 या 0.5 या उससे ऊपर होता है तो हम उसको आगे लेके जाते हैं, आगे राउंड मतलब आगे की जो वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0.5 है तो ये 1 हो गया। 0.49 है, 5 से कम है तो उसको हम पीछे लेके जाते हैं, पीछे की वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। पीछे की क्या वैल्यू है, वो है 0। ठीक है, अच्छा, -4.40। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो कम मतलब पे 5 से कम है तो उसको नीचे लेके आएंगे -4 में, मतलब इसकी -4 हो जाएगी। ठीक है, -4 और ये 5 से ज़्यादा है। ठीक है, 4.60 है, 4.5 से ज़्यादा है तो उसको आगे लेके आएंगे और -5 में ये वैल्यू हो जाएगी कन्वर्ट। इसको हम मज़ीद इस तरह कर लेते हैं कि मैं इसमें लिख देता हूँ, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो क्या होता है, तो 4 ही आया। अगर मैं इसको 4.49 लिखता हूँ तो क्या होता है, तो भी 4 आया। इसको मैं अगर 4.5 करता हूँ तो क्या होता है, हमें पता है 5 में वैल्यू जो है आगे चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगी 5, ये हो गई 5। तो राउंड फंक्शन राउंड द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, तो उसने कर दिया यहाँ पे। अच्छा, रैंडम नंबर, रैंडम रैंड फंक्शन जनरेट्स अ रैंडम नंबर। तो बस ये रैंडम नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जब चलाएंगे तो आपको एक रैंडम नंबर मिलेगा। पहले 138 कुछ था, 161 कुछ आ गया है। इसको फिर से मैं चलाता हूँ तो क्या होता है, तो ये एक और नया रैंडम नंबर आ गया। To get more control over the random number, you can add the optional min and max parameters to specify the lowest integer and the highest integer to be returned. एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अच्छा वो कह रहा है कि रैंडम नंबर जनरेट करो लेकिन 10 और 100 के बीच में, ठीक है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। 10 और 100 के बीच में, जैसे मुराद के इसमें 10 भी इंक्लूडेड होगा और 100 भी इंक्लूडेड होगा। इस तरह नहीं होगा कि 11 to 99, नहीं, फ्रॉम 10 टिल 100, 10 और 100 दोनों इंक्लूडेड होंगे। 101 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। तो 10 और 100 के बीच में जितने भी रैंडम नंबर्स आएंगे, मतलब एक रैंडम नंबर वो जनरेट करेगा 10 और 100 के बीच में, इंक्लूडिंग 10 एंड 100। तो 30 आ गया। फिर से हम रन करते हैं। ये ज़्यादातर हम गेम्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें हम यूज़ करते हैं रैंडम नंबर्स, या कोई भी हमें चीज़ रैंडमाइज करनी होती है। फॉर एग्जांपल हम कोई क्विज दे रहे हैं, उस क्विज को हमने रैंडमाइज करना है, रैंडमली क्वेश्चन दिखाने हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। तो काफ़ी चीज़ें इस रैंडम नंबर में हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट मैथ्स, अगर आपको उसके फंक्शंस देखने हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओहो, इतने सारे। तो ये सारे मैथ फंक्शन है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं सारे। आपको तकरीबन जो भी आप सोच रहे होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये साइन, ये ना, ये पढ़ा था ना, साइन कॉस टेंजेंट, अगर याद हो आपको मैथ्स में। ठीक है, तो कास्टिंग और मैथ हमने कर लिया है। कॉन्स्टेंट्स पे हम आते हैं। कॉन्स्टेंट्स का चैप्टर भी हम कर ही लेते हैं। लेट्स से कितना टाइम हुआ है। अभी टाइम है तो थोड़ा कर लेते हैं इसको भी। Constant are like variables except that once they are defined they cannot be changed or undefined। मतलब constant को हम एक दफ़ा हमने डिफाइन कर दिया तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे हमने डिफाइन किया है ना वहीं पे चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोग्राम के बीच में हम उसको चेंज कर सकें जैसे हम वेरिएबल्स को कर सकते थे, ठीक है। A constant is an identifier for simple value. The value cannot be changed during the script। ठीक है, एक दफ़ा ऊपर हमने डिफाइन कर दिया, तो अगर चेंज हमें करना है तो हमें ऊपर स्क्रिप्ट पे ही डिफाइन करना पड़ेगा। एक दफ़ा बीच में प्रोग्राम के वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो ये चीज़। A valid constant name starts with a letter or underscore, no dollar sign before the constant name। अच्छा, डॉलर साइन इसमें हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि, और लेकिन कांस्टेंट में हम डॉलर साइन यूज़ नहीं करते। अनलाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द स्क्रिप्ट। अच्छा, ग्लोबल का हमने पढ़ा था, ग्लोबल और लोकल का ऊपर, कि एक हमने वेरिएबल डिफाइन करते थे फंक्शन के अंदर तो वो फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट होता था, और एक वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते थे तो फंक्शन के बाहर ही जो है हम उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं है। कांस्टेंट में हम जो है वो कांस्टेंट हमने ऊपर डिफाइन कर दिया तो हम कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वो ग्लोबल होता है। अच्छा, तो क्रिएट अ कांस्टेंट यूज अ डिफाइन फंक्शन, ठीक है। वो ये हम डिफाइन फंक्शन यूज करते हैं कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए। ये डिफाइन कर हमारा फंक्शन है, कांस्टेंट का नाम होगा यहाँ पे, ये वैल्यू होगी। केस इंसेंसिटिव, स्पेसिफाई वेदर द कांस्टेंट नेम शुड बी केस इंसेंसिटिव, डिफॉल्ट इज फॉल्स। डिफाइन केस इंसेंसिटिव कांस्टेंट्स आर डिप्रिशिएटेड इन PHP 7.3, PHP 8.0 only accept only false, the value true will produce a warning। अच्छा, बस हम इस मतलब हम इन दो चीज़ों को देख लेते हैं, नाम और वैल्यू, ठीक है। और जो है शुड बी इस केस इंसेंसिटिव, तो फॉल्स सी वैल्यू हम रखेंगे कि केस इंसेंसिटिव ही रहेगा वो। मतलब उसको हम यहाँ पे मैं एग्जाम्पल खोल लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ, ठीक है। ग्रीटिंग कांस्टेंट का नाम है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे एको कर दिया ग्रीटिंग, ठीक है। कोई हमने वेरिएबल नहीं डाला, मतलब वो डॉलर साइन नहीं डाली, ठीक है। लेकिन क्योंकि कांस्टेंट है तो उसने प्रिंट कर दी वैल्यू। अच्छा, इसको मैं अगर एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ग्रीटिंग, तो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब करता हूँ तो अब हो जाता है। ये PHP 7.1 मेरे ख्याल में यूज़ कर रहा है W3 Schools।
अच्छा, यहाँ पे ये एग्जांपल देखते हैं, क्रिएट अ कांस्टेंट विद केस सेंसिटिव नेम। यहाँ पे केस इनसेंसिटिव नेम, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि लेटेस्ट PHP वर्जन जो है उसमें फॉल्स ही वो एक्सेप्ट करता है, मतलब कि तो हम जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है, इस ट्रू को भूल जाते हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि केस सेंसिटिव होगा, ठीक है। अगर ग्रीटिंग हमने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल हम लिखेंगे तभी उसकी वैल्यू आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव भी होगा हमारा कि ये ना क्रिएट अ कांस्टेंट केस सेंसिटिव नेम। तो उसको हम बस हम ये पैरामीटर याद रखते हैं कि एक नाम होगा और एक वैल्यू होगी। अगर मैं इसको डिफाइन PHP मैनुअल में देखता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है डिफाइन, यहाँ पे वही वैल्यू बोल रहा है कि PHP 8 में अब ये वैल्यू नहीं है। केस इनसेंसिटिव जो है वो है फॉल्स है, मतलब केस सेंसिटिव ही रहेगा। जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो इसको वैल्यू दी है, नाम दिया है, कैपिटल दिया है, स्मॉल लेटर लिया है, तो वो जब एको करेंगे एग्जैक्टली तभी वैल्यू प्रिंट होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं। अच्छा, ऊपर हम यहाँ पे फंक्शन के जरिए हम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे थे, तो नीचे हम ये कीवर्ड है कॉन्स्ट करके CONST, इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट को, ठीक है। कॉन्स्ट हमने लिखा, कीवर्ड लिखा, ये कांस्टेंट हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है, और उसकी ये वैल्यू हो गई, ठीक है। वेरिएबल में डॉलर, कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं तो डॉलर साइन नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे हम या कीवर्ड लगा देते हैं, या ऊपर जैसे हमने फंक्शन यूज़ किया था हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो कांस्टेंट कीवर्ड है, उसका नाम है कांस्टेंट का हमारा नाम, और इसकी वैल्यू है। फिर एको किया हमने माई कार, तो वो उसकी वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। अच्छा, कॉन्स्ट वर्सेस डिफाइन, ये देख लेते हैं। कॉन्स्ट आर ऑलवेज केस सेंसिटिव, मतलब जो हमने यहाँ पे इसका नाम दिया है, कांस्टेंट का जो नाम दिया है वही यूज़ करेंगे, ठीक है। केस सेंसिटिव ही होगा। डिफाइन हैज़ अ केस इनसेंसिटिव ऑप्शन, लेकिन वो PHP 8 में अब ख़त्म कर दिया उन्होंने। और const cannot be created inside another block scope, like inside a function or inside an if statement. Define can be created another block scope. अच्छा, तो डिफाइन अगर ब्लॉक स्कोप के अंदर क्रिएट किया जा सकता है, एरेस का भी हम नहीं करते। कॉन्स्टेंट्स आर ग्लोबल, द कॉन्स्टेंट आर ऑटोमेटिक ग्लोबल एंड कैन बी यूज अक्रॉस द स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसने डिफाइन किया हुआ है ये कांस्टेंट नेम और इसकी वैल्यू। फिर इसने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में उसने एको किया है, इस कांस्टेंट का नाम उसने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उस फंक्शन को फिर यहाँ से इसने कॉल करवाया, ठीक है, माई टेस्ट, और ये फंक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और ये इसने कॉल करवाया उसने। ये फंक्शन के अंदर जो ये स्टेटमेंट था एको ग्रीटिंग, तो उसने वेलकम टू W3 स्कूल्स, जो ग्रीटिंग जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू थी। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, इस जगह के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, और पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ, एरर तो नहीं कोई। ठीक है। अब मैं करता हूँ एको ग्रीटिंग, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ना गलत बता दिया, कंफ्यूज थोड़ा सा किया था कि कांस्टेंट ऑटोमेटिक ग्लोबल अक्रॉस द स्क्रिप्ट। अक्रॉस द स्क्रिप्ट फिर भी नहीं होगा, वो आपकी जिस ब्लॉक में है
उसी में होगा। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर कर दिया ना, बिल्कुल वेरिएबल की तरह अंदर डिफाइन किया है, तो जो है मतलब अगर मैं फंक्शन कॉल करूंगा ना, लेट्स से मैं फंक्शन कॉल करता हूं, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये फिर वैल्यू आ गई, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया कॉल कर रहा हूँ, तो क्योंकि अंदर ब्लॉक में डिफाइन हुआ है, तो अगर बाहर होता, ग्लोबल होता, तो जो है यहाँ पे हम इसको एको करा सकते थे। हाँ, फर्क सिर्फ ये पड़ता है वेरिएबल में, जैसे कि ये वेरिएबल है एक ए इज इक्वल टू में, या प्रॉपर नाम दे देता हूँ मैं अजीब सा, ठीक है, नाम दे दिया मैंने फराज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एको नेम करता हूँ, ठीक है, फराज आ गया, क्योंकि जो नेम वेरिएबल मैंने जो डिफाइन किया ये मतलब फंक्शन से ऊपर किया है, ठीक है। उसको कॉल भी मैं फंक्शन के बाहर ही कर रहा हूँ, फंक्शन के बाहर इसको मैंने डिफाइन किया, फंक्शन के बाहर इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। इसको मैं अगर अंदर करता हूँ कोई कांस्टेंट की तरह, तो देखें अब उसने एको नहीं किया, क्योंकि ये इसको कॉल कर रहा हूँ मैं फंक्शन के बाहर, लेकिन फंक्शन के बाहर तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो फंक्शन के अंदर है। हाँ, अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो फिर ये तो ये भी अगर मैं यहाँ पे एको नेम करता हूँ, अभी तो ग्रीटिंग एको रहा था ना, और फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, तो अब हो गया। इसी तरह हम ये भी चेक कर लेते हैं, ये इसको मैं अंदर करके देखूँ। उसने कहा था यहाँ पे कि हम cannot be created inside another block scope like inside a function or inside an if statement. Let's see क्या बोलता है वो, एरर आता है कोई? ओके, एरर आ गया, तो मतलब ये हमें बाहर ही करना है। और इसको मैं अगर इसको मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन तो कॉल करूँ मैं, अच्छा WT स्कूल काफ़ी मसला कर रहा है, आज सुबह से हैंग हो रहा है, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया है, फिर से मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा है, उसको मैं यहीं पे करता हूँ, तो ये वॉल्वो उसने जो है प्रिंट करा दिया। ये कांस्टेंट बाहर डिफाइन था, पहले कांस्टेंट हम अगर बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि फंक्शन से बाहर, तो उनको हम फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोई वेरिएबल हम बाहर डिफाइन करते हैं तो उनको हम फंक्शन में कॉल डायरेक्ट जिस तरह हमने इसको किया है उस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल्स कोई भी हमें एको मतलब करना होता है, बाहर अगर हमने कोई वेरिएबल सेट किया, उसकी वैल्यू हमें फंक्शन में प्रिंट करनी है, तो वो नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए हमें फंक्शन के अंदर उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट में ये कि ऊपर हमने कांस्टेंट कहीं पे कर दिया सेट, तो उसको हम फंक्शन में इस तरह जो है कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगेन फिर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं अगर एको कराऊंगा तो ये है नहीं होगा, ठीक है, देखिए नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको लेके आता हूँ अंदर, तो अब ये हो जाएगा। और ये जो चीज़ है इसको हमें बाहर ही रखना है, इसको हम फंक्शन में या किसी मतलब आप यूँ समझिए इसको फंक्शन के अंदर हम नहीं डाल सकते, इसको बाहर ही रखना पड़ेगा। लेकिन जो डिफाइन का फंक्शन है, ये फंक्शन हम अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कांस्टेंट सेट कर सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट भी फिर उसके फंक्शन के अंदर ही चलेगा।
ठीक है। अगर इसको हम अंदर रखते हैं तो ये अंदर ही चलेगा। इसको पहले रिमूव करें, ये एरर दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर लेट्स से अब इस कांस्टेंट है, ठीक है, इसको मैं अगर एको करता हूँ तो सिर्फ ग्रीटिंग ही लिखा है, कांस्टेंट का नाम ही लिखा है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन की थी। तो डिफाइन फंक्शन जो है वो हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर सबसे ऊपर करेंगे तो इसको हम कांस्टेंट को कहीं भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन किसी फंक्शन के अंदर करेंगे तो फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा वेरिएबल के लिए। और कांस्टेंट का जो कीवर्ड है वो हमें फंक्शंस के बाहर ही हमें जो डिफाइन करना पड़ेगा, और उसको हम फंक्शन के अंदर बिल्कुल इसी तरह हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल जो है वो जहाँ पे अगर हमने बाहर डिफाइन किया है तो बाहर फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है तो वहीं पे हम उसको जो है उसको मतलब कि उसकी वैल्यू हम प्रिंट करा सकते हैं। फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया है तो फंक्शन के अंदर ही उसकी वैल्यू प्रिंट हम करा सकते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट एरेस का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें देख ली हैं इसमें, कास्टिंग देख ली, मैथ और कांस्टेंट्स, और फिर मैजिक कांस्टेंट्स जो है वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। ठीक है, और तो यूँ करेंगे क्योंकि W3 स्कूल्स में आज कुछ मसले आए हैं और ये सुबह को भी मैं कर रहा था रिकॉर्ड, पर अभी शाम को कर रहा हूँ। तो ये जब बेसिक्स हो जाएंगी ना यहाँ तक, तो उसके बाद हम ना अपने लोकल पीसी पे इंस्टॉल कर लेंगे वेब सर्वर। ठीक है, PHP का सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे और फिर सारा काम फिर अपने लैपटॉप से या पीसी से जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, फिर W3 स्कूल से हम सिर्फ पढ़ेंगे और बाकी कोड हम अपने पास लिखेंगे, और अपने पास मतलब पीसी पे लिखेंगे। कोई कोड एडिटर हम यूज़ करेंगे, वो आपको मैं आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, फिर अपने पीसी पे काम कर रहे होंगे और वहीं पे हम PHP जो है चला रहे होंगे। अभी तो हम W3 स्कूल्स का जो ये एडिटर है वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम अपने पास लोकल पीसी पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी ना तो उसके बाद हम वो चीज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।